आगे बड़ी खबर नालंदा से है, जहां ट्रेन के इंजन में एक बोलेरो गाड़ी फंस गई। अच्छी बात यह रही कि बोलेरो सवार लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचा ली है, लेकिन गाड़ी ट्रेन के इंजन में घंटों फंसी रही और इस वजह से करीब 1.5 घंटे तक अफरा तफरी की स्थिति रही। घटना बख्तियारपुर राजगीर रेलखंड की है। दीपनगर के लकड़ी बिघा गांव के पास दानापुर राजगीर सवारी गाड़ी गुजर रही थी, तभी अवैध क्रॉसिंग के रास्ते वहां से बोलेरो गुजर रही थी और इंजन की चपेट में आ गई। अभी सुनल मिल रहा है कि कोई ट्रेन में कोई गाड़ी वाला ठुक गया। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं ट्रेन? अभी तो हम लोग आ रहे थे पटना से। अच्छा, जा रहे थे परिसिलाव। ये ट्रेन कौन सा है? ट्रेन पैसेंजर है। कौन सा, नाम क्या है? नाम उतना नहीं मालूम हमको। तो कहाँ से आप लोग बैठे हैं? हम सब बैठे पटना से। और इसी बीच आपको राजधानी रांची से बड़ी खबर बताएं, जहां बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से कैदी फरार हो गया है। उग्रवादी समीर तिर्की उर्फ साकिर तिर्की जेल से फरार है। खेलगांव थाने में जेल प्रबंधन ने आवेदन दिया। गुरुवार शाम को फरार हुआ है। ये आपको बता दें कि उग्रवादी समीर तिर्की का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। 2018 में उग्रवादी समीर तिर्की की गिरफ्तारी हुई थी और अब ये फरार हो गया है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से कैदी फरार हुआ है। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, उग्रवादी समीर तिर्की जेल से फरार हुआ है। तो खेलगांव थाने में जेल प्रबंधन ने इसके लिए आवेदन दिया और गुरुवार शाम को फरार हुआ है कैदी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको रांची से बता रहे हैं, 2018 में उग्रवादी की गिरफ्तारी हुई थी। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से गुरुवार शाम कैदी फरार हो गया। इस मामले में केंद्रीय कारा को करीब से समझने वाले पूर्व आईपीएस संजय रंजन ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कैदी के फरार होने में जेल के अंदर हर लेवल पर चूक हुई है। एक आजीवन कारावास का कैदी फरार हो गया है, ये सूचना वाकई दुखद है। मुझे लगता है कि जेल अथॉरिटीज ने सिक्योरिटी ऑडिट नहीं किया प्रॉपरली, और जो आरक्षी हैं जिनके जिम्मे वहां का सुरक्षा तंत्र है, उन्होंने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं किया। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी के लिए जो इस्तेमाल हुआ केबल है, उसके जरिए कैदी दीवार पे चढ़ा और अंततः दूसरी तरफ कूद गया। जो अभी तक जानकारी मिली है उसके हिसाब से 6:15 बजे की जो रात्रि गिनती होती है, उसमें वो कैदी नहीं था शामिल, लेकिन माना जा रहा था कि वो कैदी कैंपस के भीतर ही है। इसके बाद 9 बजे, 11 बजे और 1 बजे की जो गिनती हुई वो फेक थी, गलत थी। दरअसल गिनती की ही नहीं गई थी और 3 बजे की गिनती में पता चला कि एक कैदी फरार है। जामताड़ा में 10वीं की परीक्षा के बाद महिजाम का इलाका रण क्षेत्र में बदल गया। मैट्रिक की परीक्षा देकर निकले छात्रों के 2 गुट में आपस में भिड़ंत हो गई और इस दौरान हुई जमकर मारपीट में एक छात्र का सिर भी फूट गया। आखिर क्यों हुई छात्रों के बीच मारपीट, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। जामताड़ा में जब भिड़े छात्र, सड़क पर जमकर चले लात घूंसे। दसवीं की परीक्षा के बाद घमासान। नकल के विवाद में मचा संग्राम। ये मंजर है जामताड़ा का, जहां 10वीं की परीक्षा देकर सेंटर से बाहर निकले छात्र आपस में ही भिड़ गए। फिर क्या था, जिसके सामने जो मिला उसकी जमकर कुटाई की गई। किसी का सिर फूटा तो किसी को जमकर मार लगी। जगह था महिजाम का, जहां परीक्षा केंद्र प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल और राजकीय बुनियादी विद्यालय के बाहर महिजाम और बागजोड़ी के छात्रों के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों ओर से कोई कम नहीं दिख रहा था। देखते ही देखते पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन गया। इस मारपीट में एक छात्र को गंभीर चोट आई और इसका सिर ही फूट गया। बताया जा रहा है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा के दौरान नकल को लेकर सेंटर में ही विवाद हुआ था। फिर क्या था, बच्चों का खून उबाल मार गया और परीक्षा के बाद
दे दनादन लात घूंसे और लाठी डंडे एक दूसरे पर बरसाए गए। घायल छात्र का अस्पताल में इलाज जारी है। पूरा मामला क्या था और आखिर कैसे ऐसी नौबत आ गई, इसकी पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी है। फिलहाल बच्चों का फोकस अब मारपीट के बाद अगली परीक्षा पर है। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें हमने देखी जामताड़ा में 10वीं की परीक्षा के बाद मेहजाम का इलाका रण क्षेत्र में कैसे बन गया। मैट्रिक की परीक्षा देकर निकले छात्रों के दो गुट ने किस तरीके से आपस में लड़ाई कर ली। और अब बात झारखंड में कैग रिपोर्ट पर रार और सियासी तकरार की करते हैं। झारखंड में जेडीयू के इकलौते विधायक सरयू राय ने कैग की रिपोर्ट के आधार पर हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सरयू राय ने आरोप लगाया कि बन्ना गुप्ता के स्वास्थ्य मंत्री रहते कोरोना काल में बड़े पैमाने पर लूट हुई है। कोविड फंड में जितने पैसे मिले थे वो पैसे भी सरकार खर्च नहीं कर पाई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य मंत्री को तो सीधे जेल में भेज देना चाहिए। झारखंड में कैग रिपोर्ट पर रार और सियासी तकरार शुक्रवार को दिन भर देखने को मिली। जेडीयू के इकलौते विधायक सरयू राय ने एक बार फिर से आंकड़ों के साथ ऐसा सियासी बम फोड़ा जिससे राजनीतिक गलियारे में खलबली मच गई। राजनीतिक होमवर्क के सुरमा सरयू राय ने खुलासा किया कि झारखंड में कोविड फंड का पूरा उपयोग नहीं हुआ। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल है। डॉक्टर, चिकित्सा पदाधिकारी, नर्स और पैरामेडिकल की भारी कमी है। स्वास्थ्य मंत्री को तो सीधे जेल में भेज देना चाहिए। इसके लिए मैंने जब इन बातों को उठाया था 2 साल पहले, तो स्वास्थ्य मंत्री ने मेरे ऊपर एफआईआर करा दिया था। पूर्व मंत्री और जेडीयू के विधायक सरयू राय ने चिट्ठा खोला और बताया कि केंद्र सरकार ने 483 करोड़ 54 लाख रुपए जारी किए थे। हेमंत सरकार को 272 करोड़ 88 लाख रुपए देने थे। कुल मिलाकर 756 करोड़ 42 लाख रुपए का प्रावधान हुआ। झारखंड सरकार ने केंद्र की 291 करोड़ 87 लाख रुपए और राज्य की 145 करोड़ 10 लाख रुपए जारी किए, लेकिन मात्र 436 करोड़ 97 लाख रुपए का ही उपयोग हुआ। यानी आपदा प्रबंधन फंड का भी पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने तत्कालीन मंत्री बन्ना गुप्ता का बचाव किया। सीजी का रिपोर्ट कितना ऑथेंटिक है नहीं है तो जांच का विषय है, और कुछ बातें कह देना और प्रमाणित करना ये दूसरी बात है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दावा किया कि कैग रिपोर्ट की जांच करेंगे, रिपोर्ट किस तरह से बनाई गई है इसका अवलोकन करेंगे। पर विधायक सरयू राय का साफ साफ आरोप है कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर लूट हुई है। हालांकि कितने पैसों की लूट हुई और कितनों का दुरुपयोग हुआ, इसका खुलासा तो जांच में ही हो पाएगा। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान कैग की रिपोर्ट पे चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग और भवन निर्माण पर रिपोर्ट को लेकर के प्रधान महालेखाकार ने प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में साल 2016-17 से 2021-22 तक की ऑडिट को रिपोर्ट की जो थी उसे साझा किया गया। इसमें राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन को लेकर के जो खामियां सामने आई है वो वास्तव में बेहद ही चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। डॉक्टर मरीज के अनुपात में भी भारी कमी की बात सामने आई है और इस पर चिंता भी जताई गई है। आपको बता दें कि एजी की रिपोर्ट की माने तो कोविड काल में भी केंद्र की ओर से मिले फंड का राज्य सरकार इस्तेमाल नहीं कर सकी। डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, स्टाफ नर्सेस और पैरामेडिक्स, इन सभी की भारी कमी है सभी तरह के अस्पतालों में। हमने देखा कि 6334 जो मेडिकल ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट होने चाहिए स्टेट में, ये सैंक्शनड पोस्ट हैं, उसके विरुद्ध 2210 पोस्ट यानी 61% खाली थी। दूसरी हमारी मेन फाइंडिंग जो है वो है हेल्थ केयर सर्विसेज यानी स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाओं से हमारा तात्पर्य है ओपीडी, आईपीडी, मैटरनिटी, ओटी, आईसीयू। तो इस तरह की सेवाओं में हमने देखा कि सारी स्वास्थ्य सेवाएं कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो झारखंड में बहुत बदतर है। जो हमारा नेशनल एवरेज है भारतवर्ष का वो है कि 10,000 जनता पर, पॉपुलेशन पर 37 डॉक्टर हैं
और यहाँ झारखंड में 4 हैं, 10,000 पॉपुलेशन पर 4। 756 करोड़ का फंड कोविड के लिए उपलब्ध था, 756 करोड़, उसमें भारत सरकार का शेयर भी था और राज्य सरकार के शेयर भी था। लेकिन उस 756 में से सिर्फ 436 करोड़ राज्य सरकार ने रिलीज किया और उस 436 करोड़ में से भी सिर्फ 32% यानी 137 करोड़ का खर्चा हुआ। झारखंड सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को बड़ी सुविधा दी है। अब उन्हें इलाज में आने वाले खर्च में परेशानी नहीं होगी। सामान्य बीमारी में 5 लाख की सीमा से लेकर गंभीर बीमारी में किसी भी सीमा तक खर्च हो सकेगा। सब कुछ सरकार वहन करेगी। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। सरकारी कर्मचारी की सबसे बड़ी परेशानी बीमार होने पर बेहतर इलाज की सुविधा पाना होता है। मेडिकल का बढ़ता खर्च उनके सीमित वेतन पर बोझ की तरह लगता है। लेकिन हेमंत सोरेन की सौगात के बाद अब झारखंड सरकार के कर्मचारियों के सिर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस योजना में क्या खास है। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। साथ ही रिटायर्ड कर्मचारी के साथ ही वकील, बोर्ड और निगम के कर्मचारियों को भी मिलेगा। इस योजना के दायरे में 1,62,931 कर्मचारी आएंगे। सरकारी कर्मचारियों को योजना का लाभ 1 मार्च 2025 से मिलेगा, जबकि पूर्व कर्मचारी और बोर्ड निगम कर्मियों को 1 मई 2025 से इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके तहत सामान्य बीमारी में 5 लाख तक की इलाज की सुविधा होगी, जबकि गंभीर बीमारी होने पर 10 लाख तक की इलाज की सुविधा होगी। वहीं अगर बीमारी अति गंभीर हो और लंबा चलने वाली हो तो ट्रस्ट के जरिए सारा खर्च वहन किया जाएगा। खास बात यह है कि पूरा इलाज कैशलेस होगा। साधारण बीमारी में 5 लाख से ऊपर या गंभीर बीमारी में 10 लाख से ऊपर, तो वो पैसा जो है हम ट्रस्ट मोड से देंगे, राज्य सरकार देगी ट्रस्ट मोड के माध्यम से। लेकिन मरीज को अपना पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, वो अनलिमिटेड उसका कवरेज माना जाएगा। इस योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है और इसका लाभ शनिवार से ही सरकारी कर्मचारी उठा सकते हैं। वहीं कैशलेस इलाज की सुविधा से कर्मचारी भी खुश दिख रहे हैं। कि हमारे कर्मचारियों को हम लोगों ने पुराने पेंशन से नवाजा है, उसी प्रकार आज उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर राज्य कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा भी कराया गया है। आज उद्घाटन और कल से आप स्वास्थ्य को लेकर के कहीं आप अपना चिकित्सक, कहीं आप अपना इलाज कराना हो तो आप जा सकते। कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने से अब कर्मचारियों को सीमित संसाधन में ही बड़े अस्पताल में बेहतर इलाज कराने का मौका मिलेगा। ना तो उन्हें पैसे का इंतजाम करने का टेंशन होगा और ना ही इलाज के बाद उसे चुकाने का झंझट। बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब हम लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता नहीं होगी। हमारे परिवार बुजुर्ग लोग जो घर में रहते हैं उनमें काफी खर्चा आती है, तो सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा उपहार दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और इसी बीच दिल्ली से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के बड़ी खबर है, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग का भी ये मामला है। आपको बता दें कि ईडी ने लालू परिवार को इसमें आरोपी बनाया और कुल 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट जारी किया है। तो सीबीआई ने दायर की है चार्जशीट। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, आज सुनवाई होनी है। लालू परिवार को पूरा आरोपी बनाया गया और कुल 78 लोगों के खिलाफ इसमें चार्जशीट दायर की गई है। तो कितने बजे ये सुनवाई होगी और कौन कौन आज पेश होंगे? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि जमीन के बदले जो नौकरी देने का मामला था, उस मामले में आज ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक तरफ सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन, एक तरफ सीबीआई का कोर्ट की में कार्रवाई, दूसरा देखा जाए ईडी वाला इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसी मामले में जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। और एक और मामले की मैं बात कर रहा हूँ, इस मामले में तीसरा जो मामला है रेलवे टेंडर घोटाला मामला, आज इस मामले में भी जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन था, इस मामले में भी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। और जिस तरह से देखा जाए, अगर
ईडी के मामले की अगर बात करें, जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में भी आज राउजनी कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। हालांकि आरोपी के तौर पर इन तमाम जो भी आरोपी चार्जशीट में बनाया गया उनको आज पेश नहीं होना होगा, क्योंकि उनके वकील जो है वो पेश होंगे। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले में लगातार जो कोर्ट की कार्रवाई है लगातार आगे बढ़ रही है, काफी महत्वपूर्ण जो सुनवाई है वो लगातार चल रही है, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से जो मुश्किलें हैं कई लोगों की बढ़ने वाली हैं, और कोर्ट के द्वारा जब इस मामले पे सजा का जो प्रावधान और सजा की प्रावधान के लिए जो तमाम कार्रवाई हो रही है, कई लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है। हालांकि जो सबसे महत्वपूर्ण एक सुनवाई होने वाली है वो है 7 मार्च को। 7 मार्च को कोर्ट ने जो तमाम आरोपी है इस मामले में, जो 78 आरोपी हैं, उन तमाम आरोपियों को कोर्ट के सामने सम्मन पेश होने का सम्मन जारी किया है। 7 मार्च को उन तमाम आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश होना होगा। लेकिन उसमें भी एक प्रावधान है कि अगर कोई आरोपी पेश नहीं हो पाता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत से उनको हाजिरी लगानी होगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज देखना लाजमी होगा कि जांच एजेंसी ईडी के द्वारा उन तमाम जो दलीलें हैं कोर्ट के सामने रखी जाएंगी, और जिस तरह से इस मामले में चाहे लालू प्रसाद यादव की बात करें, राबड़ी देवी की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, मीसा भारती की बात करें, तमाम मसलों पर कई लोगों की मुश्किलें आने वाली हैं। बिल्कुल, आप शंकर नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। झारखंड के शिक्षकों को सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ी सौगात दी। राज्य के 10 विद्यालय के शिक्षकों को टैब दिया गया और तकनीक से जोड़कर शिक्षा में बुनियादी बदलाव की शुरुआत की। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन सभागार में राज्य के प्राइमरी स्कूलों को बड़ी सौगात दी। धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में सीएम ने बच्चों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए टैब का वितरण किया। कुल 28,945 प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के बीच टैब का वितरण हुआ। टैब के वितरण के साथ साथ स्कूलों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की शुरुआत की गई। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाई लिखाई हो, शिक्षक वर्तमान स्कूल में चल रहे गतिविधियों को कैसे डिजिटलाइज करें, इस पर दक्षता हासिल करें। सीएम ने साफ कहा कि डिजिटलाइजेशन ने हर एक क्षेत्र को प्रभावित किया है। खेती बाड़ी से लेकर हर व्यवसाय में लोग डिजिटल माध्यम से जुड़ रहे हैं। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में हमने भी ये एक और बढ़ता हुआ कदम लिया है। शिक्षकों के लिए 50 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी कक्षा 5 तक पढ़ाई कराने वाले 30 से ज्यादा स्कूलों का नामांकन किया गया है, क्योंकि शिक्षकों और बच्चों के लिए बीच सूचना के आदान प्रदान के लिए ये टैब आवश्यक है। वितरण का सबसे मुख्य उद्देश्य विद्यालय में शिक्षकों एवं छात्रों के बीच महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान होने के साथ साथ विद्यालय में शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति का अवलोकन मुख्यालय स्तर से आसानी से हो। एक नजर उन जिलों पर जिन्हें ये टैब दिया गया। बोकारो 1190 टैब दिए गए, चतरा को 1354, देवघर में 1712, वहीं धनबाद में 1371। राज्य सरकार ने बजट सत्र से पहले ये पहल कर झारखंड के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। झारखंड में ऐसे कई सुदूरवर्ती इलाके हैं जहां शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती रही है। इस पहल के तहत अब इन इलाकों के स्कूलों में भी डिजिटल माध्यम से पढ़ाई को सशक्त किया जाएगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और जहानाबाद में बर्ड फ्लू दस्तक दे चुका है। न्यूज़ 18 ने आपको 18 फरवरी को ही बर्ड फ्लू की आशंका जताते हुए खबर दिखाई थी कि कैसे शहर में कौओं की मौत हो रही है और उन मरे हुए कौओं के सैंपल की जांच के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। सावधान, जहानाबाद में बर्ड फ्लू फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के बाद इस बात की पुष्टि कर दी है। न्यूज़ 18 ने 18 फरवरी को ही खबर दिखाई थी कि पुलिस लाइन में एक साथ कई मरे हुए कौवे पाए जा रहे हैं।
खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आया और कौवों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। कोलकाता की RDTL संस्थान की जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि कौवों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई है। अब सुरक्षा को लेकर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हमें कौवे मरने की सूचना प्राप्त हुई थी उस जगह पे पूरे सैनिटाइज कराया जा रहा है और जो मृत कौवे हैं उसको हम लोग गड्ढे में बरियल के में चूना डाल करके और कुछ केमिकल डाल करके उसको दबा दे रहे हैं ताकि वो मृत बॉडी इधर से उधर ना फैले। अभी तो संख्या बहुत कम हो गई है। एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू एक बेहद खतरनाक बीमारी है। वैसे तो ये पक्षियों में होने वाला संक्रामक रोग है, पर इनसे इंसानों को भी खतरा होता है। कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अब मुर्गों के सैंपल की भी जांच की जा रही है ताकि उन्हें खाकर लोग बीमार ना पड़े और इस खतरनाक बीमारी को फैलने से रोका जा सके। उसके हिसाब से और यहाँ के जितने भी मुर्गी फार्म्स है पूरे जहानाबाद से हम लोगों ने भेजा, कलेक्ट किया है, सर्विलेंस का सैंपल दिया है, फिर वो भी जा रही हैं। अगर मुर्गियों में भी पाई जाती हैं तो फिर परेशानी की बात होगी। बर्ड फ्लू की पुष्टि सावधान करने वाली खबर है। इससे बचने के लिए कुछ बातों का खास तौर पर ख्याल रखना जरूरी है। तो कैसे बचें बर्ड फ्लू से? अगर घर में पक्षी है तो उसे अलग रखें, पक्षियों के संपर्क में आने से बचें, पालतू जानवरों को टीका लगवाएं, घर और आसपास साफ सफाई रखें, पक्षियों जानवरों के पास जाएं तो मास्क लगाएं, हाथों को नियमित तौर पर पानी और साबुन से धोते रहें। इन सावधानियों को बरतने से आप बर्ड फ्लू के संक्रमण से बच सकते हैं और इस खतरनाक बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। जहानाबाद से संवाददाता राजीव विमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। खबर बक्सर से है, जहां आज सुबह मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज सर्द हवा चल रही है, ठंड थोड़ी बढ़ी है। यहां तेज हवा चलने के साथ हल्की बारिश भी हो रही है। बक्सर में मौसम का मिजाज अचानक से बदला, तेज काफ़ी हवा बहने लगी, जिसके बाद पूरी जो सड़कें हैं वो वीरान हो गई। लोग अपने अपने घरों में प्रवेश कर गए और तेज हवा के बाद हल्की बारिश शुरू हो गई है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और अब आपको बदलते बिहार की एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। बिहार में लड़कियां उन क्षेत्र में रोजगार तलाश रही हैं जहां कल तक पुरुषों का दबदबा था। मोतिहारी में लड़कियां पुलिस, होमगार्ड, RPF की तैयारी कर रही हैं और इसके लिए फिजिकल टेस्ट भी पास करने के लिए सुबह से शाम तक पसीना बहा रही हैं। मोतिहारी के गांधी मैदान में लड़कियां दौड़ लगा रही हैं, हाई जंप कर रही हैं, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुल की ट्रेनिंग कर रही हैं। इन लड़कियों को भरोसा है कि वो एक दिन सफल जरूर होंगी और इन लड़कियों के ट्रेनर भी इनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। इस लड़कियों में हमारे अभी बिहार पुलिस का जो बैच अभी चल रहा है और उसको समाप्त होने वाला 10 मार्च तक बैच अभी चलेगा बिहार पुलिस के लड़कियों का, तो उसमें 40 जो लड़की क्वालिफाइड किया है हमारे, उसमें से 35 लड़की मेरा क्वालिफाइड किया है जी। 40 में 35। महिला के लिए तो टॉप बहुत ज्यादा है सर, पर हम लोग 9 सेकंड तो में आए हैं तो कुछ करके ही यहाँ से निकलेंगे। मेहनत तो बहुत ज्यादा है। क्या उम्मीद है आगे क्या करना चाहते हैं? उम्मीद तो लगाए हुए हैं और उसको सक्सेसफुल भी होकर यहाँ से निकलेंगे हम लोग। कितने घंटे मेहनत करते हैं आप? 2.5 घंटा सुबह, 2.5 घंटा शाम। भागलपुर के सुल्तानगंज के कस्माबाद गांव में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सुल्तानगंज के मिरहट्टी के रहने वाले पहलवान मनीष ने पहला स्थान प्राप्त किया। विजेता मनीष को पुरस्कार में नगद राशि और मेडल देकर सम्मानित किया गया। कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के पहलवान भी आए थे। 2 दिन तक चले कुश्ती प्रतियोगिता को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा गया। उत्तर प्रदेश से दोनों ही मने हुए पहलवान है। आप इनसे हाथ मिलाइए और इनके ऊपर 2000 की पहलवान बिजली के माफी कदम चमकता हुआ पहलवान, दोनों एकदम। नेत्रदान को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का असर अब पटना में भी देखने को मिल रहा है। पटना के IGIMS में इसका असर देखने को मिला और अब तक करीब 1000
कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने का रिकॉर्ड बना लिया है। आपको बता दें कि अस्पताल के डिप्टी डायरेक्टर ने नेत्र विभाग के HOD की माने तो अब ट्रांसप्लांट में और गति आएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जितने अधिक डोनेशन होंगे उतने लोगों की आंखों की रोशनी लौटेगी और वैसे मरीजों की दुनिया बदल जाएगी। IGIMS के डिप्टी डायरेक्टर की बात करें तो उन्होंने ये भी उनसे बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। इस समय जो आई बैंक ऑफ बिहार है क्षेत्रीय चक्षु संस्थान में, उसमें 996 डोनेशंस आ चुके हैं, तो करीब करीब हम लोग 1000 टच करने वाले हैं। ये एक बड़ी सुखद उपलब्धि होगी होली के समय में, लेकिन साथ में अभी बहुत कुछ अचीव करना हम लोगों को बाकी है, क्योंकि ये काफ़ी नहीं है और ये तभी पूरा किया जा सकता है जब बिहार की जनता, बाकी सभी संभ्रांत और प्रबुद्ध वर्ग जो है वो इसमें अपना सहयोग करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन आएगा। आज के दिन में जो संसाधन है उपलब्ध हैं वो आप मान सकते हैं कि भारत के स्तर पे वन ऑफ द बेस्ट रीजनल सेंटर है। हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं इस समय जो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकती थी। दोनों तरफ हम लोगों को पैरेलल लेकर के चलना पड़ेगा। एक तरफ हमें डोनेशंस भी लाने पड़ेंगे और एक तरफ ट्रांसप्लांट की एक्टिविटी को भी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो मरीज जिनको की जरूरत है एक्चुअली कॉर्निया की, वो कॉर्निया उन तक पहुंचे, उनको ट्रांसप्लांट किया जा सके और उनकी रोशनी को वापस किया जा सके। बिल्कुल अंधेरे से उजाले की ओर IGMS इसकी शुरुआत किया था और IGMS को भी पता नहीं था कि इसे RIO नसीब होगा। जाहिर है जहां कॉर्निया ट्रांसप्लांट का आंकड़ा 1000 के आसपास पहुंच गया है, वहीं नए संस्थान की सौगात मिलने के बाद अब उम्मीद है कि अब तेजी से आंकड़े और बढ़ेंगे। और अस्पताल के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इन्होंने लोगों से अपील भी की है कि बढ़ चढ़कर आप जो है डोनेशन करें, ताकि जो जरूरतमंद मरीज हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जारी है।